हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो मैं आपके सामने फिर से इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन एंड इजी वे में सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा स्पीड में मूव करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको और एक्सप्लेनेशन की नीड है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो आप मेरे को कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इसको वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज 25 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट में कवर हो चुके हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सो आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ईगो डील्स विद द रियल वर्ल्ड, इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। तो ये असर्शन रीजन है, असर्शन दिया हुआ है कि जो ईगो है वो रियल वर्ल्ड से डील करता है, रियल वर्ल्ड से संबंध रखता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस है। अब इसका रीजन दिया हुआ है, ईगो सर्चेस फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई द नीड, द हंग्री पर्सन मस्ट गेट रियल फूड टू सेटिस्फाई द हंगर। अब अगर हमें भूख लगी है तो हम इमेजिनरी चीजों पे बात नहीं कर सकते, हमें रियल का फूड चाहिए, तभी हमारी भूख शांत होगी। अगर हमें प्यास लगी है तो हमें इमेजिनरी चीजों पे बात नहीं कर सकते, हमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये रियलिटी की बात करता है ईगो। तो ये आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम इसको और क्लियर समझ लेते हैं कि व्हाट इज ईगो। तो सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी थ्योरी पर बात करी हुई है। इन्होंने 3 टाइप की आपकी पर्सनालिटी बताई है। आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड आपकी जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस है, इंस्टिंक्ट पर बेस है, ये प्लेजर की बात करता है। सबसे शैतान कौन है? इड। देन ईगो, ईगो रियलिटी की बात करता है, एक ब्रिज बनाता है दोनों के बीच में, ये रियलिटी की बात कर रहा है। एंड सुपर ईगो ये सिर्फ मोरालिटी की बात कर रहा है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये एकदम एग्जैक्टली अपने मोरल वैल्यूज पर ही डिपेंड करेगा। जो इड होता है वो हमारी पर्सनालिटी का अनकॉन्शियस पार्ट है, ईगो हमारी पर्सनालिटी का कॉन्शियस पार्ट है, एंड सुपर ईगो सबकॉन्शियस पार्ट है। यहाँ से भी बहुत टाइम क्वेश्चन इरेज होता है कि आपका अनकॉन्शियस पार्ट क्या है, कॉन्शियस पार्ट क्या है, सबकॉन्शियस पार्ट क्या है। तो ये कॉन्शियस पार्ट है क्योंकि ये रियलिटी की बात कर रहा है, रियल प्रिंसिपल पर बात कर रहा है। अगर आप डाइट, सपोज अगर आप डाइट पर हो और आपका मन कर रहा है कि मेरे को चॉकलेट्स खानी है, स्वीट्स खानी है, तो इड क्या बोलेगा? भाई खा लो। सुपर ईगो बोलेगा नहीं, तुम डाइट पर हो, तुम ये नहीं खा सकते हो। बट ये क्या बोलेगा ईगो कि भाई ठीक है आप डाइट पर हो पर आप एक छोटा सा बाइट ले सकते हो। तो ये रियलिटी की बात कर रहा है। क्लियर? ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का। क्लियर? इट प्लेजर प्रिंसिपल पर, ईगो रियलिटी पर, और सुपर ईगो मोरालिटी पर। इट अनकॉन्शियस है, ईगो कॉन्शियस है, एंड सुपर ईगो सबकॉन्शियस है। क्लियर? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इरेज होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द टाइम। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं इसको। तो ऑल इंडिविजुअल इन अ सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम। अब हमारा जो इनोवेशन का एक साइकिल होता है, इनोवेशन का सीक्वेंस है, कोई भी चीज़ नई आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया मेथड आ रहा है, तो सभी के सभी लोग एक बार में उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है? तो बोल रहा है कि सभी लोग एक साथ अडॉप्ट नहीं करते, सही, बिल्कुल ट्रू है ये। देन रीजन क्या दिया हुआ है? बट दे अडॉप्ट इनोवेशन इन एन ऑर्डर टाइम सीक्वेंस। तो हमने अभी बोला कि ऑर्डर में आपका वो लोग अडॉप्ट करते हैं। तो आपका क्या हो गया? बोथ आर ट्रू।
A and R are true. आंसर A is correct. अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते कि सीक्वेंस क्या है आखिर। तो जो हम इनोवेशन की बात करते हैं, कोई नवाचार आता है तो सबसे पहले इनोवेटर्स उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। इनोवेटर्स ने कुछ इनोवेट किया, उसको अडॉप्ट किया नई चीज को। देन अर्ली अडॉप्टर्स, देन अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स। ये सबसे लास्ट में करते हैं, किसी भी नई चीज को सबसे लास्ट में ये उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये सीक्वेंस हो गया 1 नंबर, 2, देन 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे तो इन्होंने असर्शन रीजन में आपसे पूछा है क्वेश्चन, ये तो बोथ ट्रू। कई बार आपको ये सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, तो आप इस ऑर्डर में इसको सीक्वेंस में लगाएंगे ऊपर से नीचे। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द काउंसलर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, तो जो हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मैंने आपका एक वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये उसी में से आपका क्वेश्चन एरेज हुआ है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो यहाँ पे हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलर की बात कर रहे हैं। तो काउंसलर के सबसे क्वालिटी, नंबर ऑफ क्वालिटीज होती हैं काउंसलर की, उसमें से एक क्वालिटी है कि उसको अगर हम कोई अपनी बात शेयर कर रहे हैं, वो किसी चीज में इन्वॉल्व है, तो उसको चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर हमको कोई काउंसलिंग कर रहा है तो हमने उसे अपनी बातें बताई हैं, तो उसको उस चीज को हमारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो गई। देन काउंसलिंग रिलेशनशिप विल बी इफेक्टिव ओनली इफ द काउंसलर मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये भी करेक्ट हो गया कि ये जब वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा तो ही हमारी चीजें अच्छे से इफेक्टिव होंगी। तो बोथ आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट, होम मैनेजमेंट इज नॉट एन ऑल encompassing concept compared to decision making और problem solving। तो क्या कह रहा है कि निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंधन सर्व समावेशी अवधारणा नहीं है। इसका रीजन क्या दिया हुआ है? होम मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर द टोटलिटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। तो यहाँ पे आपका हो गया बोथ आर फॉल्स। क्योंकि होम मैनेजमेंट आपका एक ब्रॉड टर्म है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? होम मैनेजमेंट के अंदर ही आप सारी चीजें पढ़ते हो ना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्क सिंप्लीफिकेशन, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सब कुछ आप होम मैनेजमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो होम मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है। तो इन्होंने क्या लिखा है? इज नॉट। तो इन्होंने बोला कि नहीं है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, होम मैनेजमेंट डज नॉट कंसीडर, ये भी डज नॉट की बात कर रहे हैं कि नहीं है। टोटलिटी ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, तो ये इसके अंदर ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। होम मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मतलब इन्होंने नॉट लिखा है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट, अ नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। फिर इसका रीजन दिया हुआ, इन अ स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन द लेंथ ऑफ वन ऑफ द टेल्स रिलेटिव टू द सेंट्रल सेक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेट टू द अदर। अब ये आपका स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, सिमेट्रिकल, देन हम अनसिमेट्रिकल की बात कर पाएंगे। नॉन सिमेट्रिकल की बात हम उसके बाद ही करेंगे। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने एनपीसी सुना होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी, इसको बोलते हैं एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका एक बेल शेप कर्व होता है। इसको हम गॉसियन कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसको गॉस ने इसको दिया था, तो गॉसियन कर्व के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस कर्व में क्या होता है, आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों आपका इक्वल सेम होता है। मीन, मीडियन, मोड तीनों आपका सेम है।
तो ये आता है क्वेश्चन। यहाँ से भी हो सकता है कि इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो गॉसियन कर्व के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल कर्व, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन इस पॉइंट पर आपका इसमें मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है। अब आपने देखा कि दोनों साइड ये इक्वल डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है, सिमेट्रिकल है। अब अगर हमारा एक साइड बढ़ जाता है किसी भी साइड, तो वो स्क्यूनेस हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हायर वैल्यू के साइड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव वैल्यू के साइड मूव कर रहा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ये अगर आप ऐसे कर्व बनाते हो तो वैल्यू आपकी इधर इंक्रीज करेगी ना, जाने पे हम ऐसे जाएंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज करेगी इस साइड। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव स्क्यूनेस इस साइड मूव कर रहा है, वैल्यू इस साइड ज्यादा जा रही है, निगेटिव में इस साइड मूव कर रही है वैल्यू, ये निगेटिव स्क्यूनेस है। जिस साइड हमारा मीन जाएगा उस साइड से हम स्क्यूनेस देखेंगे। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। मीन आपका इधर साइड वैल्यू ज्यादा जा रही है, मीन आपका इस पॉइंट पर है तो मीन सबसे ज्यादा वैल्यू है मीन की, देन मीडियन की, मोड की सबसे कम है। इसमें आपका ऑपोजिट हो जाता है, निगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी मोड की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, सबसे ज्यादा वैल्यू मोड की है, इस साइड वैल्यू बढ़ती है तो मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, देन मीडियन की, देन मीन की। तो मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। यहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो यहाँ से भी आपसे कई बार क्वेश्चन इरेज होता है कि निगेटिव स्क्यूनेस में क्या सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या सीक्वेंस होता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सीक्वेंस होता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अ नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज स्क्यूइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम समझ गए, ये नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये स्क्यूइड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। देन in a skewed distribution the length of one of the tail relative to the central section is disappropriate to the other। तो ये tail इस tail से अलग है, disproportionate में है ना, तो ये क्या हो गया, skewness में, सही है। तो यही हमने बात करी कि both are true and R is the correct explanation of A। क्लियर? नहीं अगर आपको क्लियर हो रही है तो फिर मैं इसका एक अलग से लेक्चर पूरा ले लूंगी एनपीसी पर, आप मेरे को कमेंट्स में इसको मैसेज करिए। देन अब हमारा आया, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। अरेंज द राइट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन फूड। तो आपको पहले ध्यान से देखना है कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग किस ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, हाईएस्ट टू लोएस्ट की बात कर रहा है, इसको पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किस में होगा अगर हम इसमें बात करें तो एग में, और सबसे कम किस में होगा, बटर में। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा फोर्थ और लास्ट पे थर्ड, तो फोर्थ फर्स्ट पे लास्ट पे थर्ड, आपका ये सीक्वेंस हो गया। बॉइल्ड एग, चीज, ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको ऐसे कैच करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगाना है, गिव द सीक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट, गिव द सीक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द जीआईटी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या ऑर्डर है एंजाइम्स का। सबसे पहले हमको पता है टाइलिन आता है फर्स्ट नंबर पे, टाइलिन सी, तो सी आपका किस में है, बी में। देन आपका क्या हो गया, पेप्सिन, देन आपका हो गया एमाइलेज, और लास्ट आपका हो गया आइसोमाल्टेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, गिव द सीक्वेंस इन विच अ परचेज ऑफिसर प्लेसेस अ परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर ऑफिसर कैसे परचेज करेगा, इसका सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई, अपनी आइडेंटिटी देखेंगे, मतलब कि क्या हमें नीड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1 नंबर पे आपका क्या हो गया, आइडेंटिफाई। अभी किस में जा रहा है आपका, डी में जा रहा है ना, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करी अपनी नीड को, देन हमने स्पेसिफिकेशन निकाला, फिर हमने डेवलप किया ऑर्डर फॉर्म, देन हमने मेथड ऑफ परचेज अपना देखा, और लास्ट में हमने आइडेंटिफाइज द वेंडर
हम फिर जब हमने अपना परचेज ऑर्डर निकाला, मेथड को सिलेक्ट किया, फिर हम सबसे लास्ट में वेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे लास्ट में होगा। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स। अब गारमेंट प्रोडक्शन में यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब हम इन चारों सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कटिंग करोगे, देन हम लेबलिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हम लेबल करेंगे, भाई ये हमारा स्लीव्स है, ये फ्रंट है, ये बैक है, फिर उसको अलग अलग असेंबल कर देंगे हम, और लास्ट में हम बंडलिंग कर देंगे ना। तो देखो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, फर्स्ट आपका वेयर इज माय इरेजर, सॉरी, सी आपका क्या हो गया, कटिंग, देन लेबलिंग, देन डी बंडलिंग, देन असेंबलिंग। इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है असेंबलिंग और बंडलिंग में, ठीक है। सी आपका कटिंग हो गया, ए आपका लेबलिंग हो गया, तो आप यहीं से कैच कर सकते हो सी और ए से, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बंडलिंग और असेंबलिंग, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि हमने बंडल स्लीव्स के अलग बंडल्स बना लिए फ्रंट बैक के, फिर उसको बंडल करके फिर हमने फिर हाँ बंडलिंग कर ली, फिर लास्ट में असेंबल करेंगे, क्लियर। असेंबलिंग करके फिर हम स्टिचिंग वगैरह करेंगे, तो ऐसे भी बन जाएगा आपका सीक्वेंस। ये आपके बहुत ही अलग अलग तरीके से बीच से कुछ कुछ पार्ट्स लिए जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट ऐसे कुछ करके मिक्स एंड मैच करके आंसर को टिक करना पड़ता है। सबसे पहले आप कटिंग ही करोगे, तो यहाँ से आप इसको कैच कर सकते हो। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फाइबर्स। अब यहाँ पे भी क्योंकि ये स्टेप्स पूरे एग्जैक्टली एक के बाद एक नहीं रहते, कुछ बीच से ये स्टेप्स देते हैं, यहाँ पे आपको कैच करना पड़ेगा। अब अगर इन चारों हम सब की बात करें तो हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट विद फिनिशिंग केमिकल्स, ये सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा। सबसे लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें डी में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन की आपकी प्रोसेस होगी, देन हम इसको किसी फिर डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, देन आप स्पिनरेट से उसको पास करोगे, एक्सट्रूजन हो जाएगा, देन 4th नंबर पे आप इसको केमिकल से ट्रीट करोगे फॉर फिनिशिंग। तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब होम मैनेजमेंट के यहाँ पे सीक्वेंस दिए हैं, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, फीडबैक, इस तरीके से हमारे स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टेप्स दिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और लास्ट में ये फीडबैक, और फिर बीच में आपका इम्प्लीमेंटेशन उस चीज को करोगे ना। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, अरेंज द स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन करेक्ट। अब साइको सोशल थ्योरी किसने दी है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, ये थ्योरी किसने दी है। साइको सोशल थ्योरी इज गिवन बाय डैश, ये आपका इस क्लास का होमवर्क है। अब कौन सीरियसली इसको ले रहा है वो हमें कमेंट सेक्शन से पता चलेगा। अब हम ये सीक्वेंस, ये स्टेजेस पूरी आपकी हैं, तो हम पहले स्टेजेस देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे तो आएगी आंसर, सॉरी तब भी आप आंसर करिएगा, कोई बात नहीं। तो ये आपकी 8 स्टेजेस हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। और इसके विर्च्यू हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है किस स्टेज का कौन सा विर्च्यू है और क्या इसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड अभी आप इसको मत यहाँ से करिएगा, जब हम कोई क्लास लेंगे इसकी तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते रहते हैं, इधर किसी कहीं पे बुक्स में कुछ लिखा है कहीं पे कुछ है, तो इसको आप अभी मत करिएगा, यहाँ पे आप अभी इसको मत देखिएगा, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इस पोर्शन को आपको नहीं देखना है अभी, ठीक है, इसको आप काट दीजिए। आपको इन दोनों पोर्शन को देखना है, किस स्टेज का कौन सा विर्च्यू है और स्टेज के सीक्वेंस, विर्च्यू के सीक्वेंस, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का विर्च्यू क्या है, होप डेवलप हो रही है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इस स्टेज में विल पावर डेवलप हो रही है।
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड में पर्पस डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में फिडेलिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में लव, एंड जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन में केयर, एंड लास्ट में इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में आपका विजडम। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेट वाले बच्चों स्टूडेंट्स के लिए एंड हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए स्टेजेस, उनके में वर्च्यू तो नहीं पूछेगा, मे भी पूछ ले पर चांसेस कम है। तो अब अगर आप हम इसको देखें तो इस स्टेजेस के अकॉर्डिंग कौन सी आई आपकी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अब इसमें क्या है, ट्रस्ट वर्सेस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये भी नहीं है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट सबसे फर्स्ट नंबर पे आपकी ये है इसमें, क्योंकि सारी स्टेजेस तो दी नहीं हुई है तो यहीं से आप इसको कैच कर लेंगे। देन आपकी हो गई आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिर इन जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट में आपकी होगी इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये लास्ट है। तो ऐसे आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी आए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के स्टेप्स फॉलो करने के लिए पीआरए टेक्निक, इसको हम बोलते हैं पीआरए, ठीक है। तो ये भी हर बार अलग अलग तरीके से रहेगा, इसको भी आपको कैच करना पड़ेगा कि इसका क्या सीक्वेंस है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला आपका स्टेप जो होगा, सबसे पहला स्टेप इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आप विलेजर्स से मिलेंगे, मीट द विलेजर्स। देन आप क्या करोगे इसके बाद इसमें, बिल्ड अ पर्सनल रेपो विद विलेजर्स, आइडेंटिफाई विलेजर्स हु आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो आप देखो सबसे पहले 4 किसमें किसमें, इन दोनों में 4 है। सबसे पहले तो भाई आप विलेजर्स से ही तो जाके मिलोगे। अब 5 और 1 में से क्या आएगा, सेलेक्ट सुटेबल प्लेस फॉर इंटरव्यू एंड बिल्ड अ पर्सनल रेपो विद विलेजर्स। तो जब आप विलेजर्स से जाके मिलोगे सबसे पहले उनके बीच में संबंध अपने बनाओगे, उनके साथ रेपो क्रिएट करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आप कैच कर सकते हो। देन फिर क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई विलेजर्स हु आर विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, फिर उनको आइडेंटिफाई करोगे भाई कौन हमारे संग शेयर करेगा चीज़ों को। देन आप जाओगे फिर उनके संग अपना फुल इंटरेस्ट दिखाओगे, एंथुजियाज्म शो करोगे। देन आप क्लाइमेट सेट करोगे डिस्कशन के लिए, और लास्ट में आप फिर एक इंटरव्यू के लिए सुटेबल प्लेस देखोगे, सब चीज़ों को अरेंज करोगे। तो ये लास्ट स्टेप हो गया आपका, ये 6 नंबर पे ये लास्ट स्टेप हो गया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, देन ये थर्ड स्टेप हो गया, देन ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, और ये 5th स्टेप, और ये 6th स्टेप। क्लियर? सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये भी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ट्रिक बेस पर है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस इसमें नहीं देंगे ये, वरना क्वेश्चन भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले अब इन सब पॉइंट्स में इंटरेस्ट, अवेयरनेस, इवैल्यूएशन, एडॉप्शन, ट्रायल, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको चीज़ों के लिए अवेयर होना पड़ेगा ना। सबसे पहले आप अवेयर होगे, और सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे चीज़ों को। तो आपका सेकंड सबसे पहले होगा और फोर्थ सबसे लास्ट में होगा, तो इसमें भी आपका सी होगा। देन आप इंटरेस्ट शो करोगे, अवेयर होगे, इंटरेस्ट शो करोगे, देन इवैल्यूएट करोगे, फिर ट्रायल करोगे उन चीज़ों को, और कि हमें किस चीज़ को अडॉप्ट करना है उसको इवैल्यूएट करके फिर उस चीज़ को आप ट्राई करोगे, देन अडॉप्ट करोगे। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे क्लियर होगा आपको। यहाँ पे इवैल्यूएशन और ट्रायल में कंफ्यूज मत करिए। सबसे पहले आपने अवेयर हुआ, देन आपने अपना इंटरेस्ट शो किया, अब आप चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे कि आपको किसको अडॉप्ट करना है, देन उस चीज़ को आप फॉलो करोगे, वो ट्रायल हुआ, और देन आप अडॉप्ट कर लोगे जो आपको सही लगेगा। क्लियर?
तो आंसर सी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही नंबर ऑफ टाइम्स आता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट. तो आपको किस ऑर्डर में लगाना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट. इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट सीक्वेंस लगाने के लिए बोल रहा है. तो सबसे पहले नंबर पे आपकी कौन सी स्केल से, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं. सबसे फर्स्ट नंबर पे आपकी नॉमिनल स्केल होती है, सेकंड नंबर पे ऑर्डिनल, थर्ड नंबर पे इंटरवल और फोर्थ नंबर पे रेशियो. यहाँ से भी बहुत तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. तो नॉमिनल स्केल, ये सारी स्केल्स आपकी मेजरमेंट में यूज होती हैं. तो नॉमिनल, जब आप स्टैटिस्टिक्स लगाओगे, आप अपनी कोई रिसर्च कर रहे हो, कहीं पर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप कौन सा स्केल यूज करोगे. तो नॉमिनल आप कब यूज करोगे, जब आपका डेटा में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा. ठीक है, लाइक आप जेंडर की बात कर रहे हो, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, ना इसलिए मैन वुमेन पे कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा नहीं है ना कि कोई कौन बड़ा है कौन छोटा, सब बराबर है, इक्वल लेवल के हैं. जैसे आपने एक टीम बना दी, बच्चों की क्लास में टीम बना दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने 5-5 के ग्रुप्स बना दिए, टीम ए, टीम बी, टीम सी, तो उनको सिर्फ आपने नाम दिया हुआ है, वो नॉमिनल हो गया. वहां पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है, तो वो नॉमिनल स्केल हो गई. ठीक है, नेम्ड वेरिएबल्स यहाँ पे हो गए. फिर ऑर्डिनल, जैसे आप रैंक दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई आपका रिजल्ट आया, अब आपने इसको रैंक दिया फर्स्ट सेकंड, उसके बीच में आप कुछ काम कर रहे हो, आपका डेटा ऑर्डिनल स्केल में है, रैंक वाइज है. क्या फ्रीक्वेंसी वहां पे लगा सकते हो, तो वो आपका ऑर्डिनल स्केल हो गई. देन इंटरवल स्केल, कि आपका कोई उनके बीच में कोई एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल है. लाइक जैसे आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो, इतने इतने टेम्परेचर है, इनके बीच में इतना डिफरेंस है. आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, तो वो इंटरवल स्केल पे आ जाएगा आपका. देन लास्ट रेशियो स्केल. अब इंटरवल और रेशियो स्केल में मेन डिफरेंस ये है कि रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है. जैसे आप हाइट की बात कर रहे हो, हाइट वेट, तो हाइट 0 से भी शुरू हो सकती है, वेट 0 से भी शुरू हो सकता है. पर टेम्परेचर आपका, अगर टेम्परेचर की दो हम रेंजेस की बात करें तो वहां पे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होगा, बट हाइट वेट में हम करें तो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर आपका 0 है, मतलब 0 मतलब ही कुछ तो है, वो ठंडा गर्म कुछ तो है. 0 मतलब ऐसा नहीं कि वो टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो वो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं हुआ. अगर किसी की कोई भी हाइट ही नहीं है तो वो 0 है, किसी का कुछ भी वेट नहीं है तो वो 0 है, तो वो आपका रेशियो स्केल पर आएगा. तो ये डिफरेंस है. तो सबसे पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशियो, NOIR. ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपका सीक्वेंस, NOIR, NOIR. तो 1 2 3 and 4. तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी इज करेक्ट. क्लियर. अब ये आपके मैच द फॉलोइंग्स है, आपको इसको मैच करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. बीटरूट में कौन सा पिगमेंट है, बिटालिन. कैरेट में कैरोटीनॉइड्स होते हैं. स्पिनच में क्लोरोफिल है. अनियंस में फ्लेवोनॉइड है. तो ए का सेकेंड इसी में है. आपका बी करेक्ट हो गया. क्लियर. नेक्स्ट, आपका बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन, ये हमको पता है. अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन ना, पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनल कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड. तो अल्फा का ग्लूकेगॉन, बीटा पैनक्रियास से इंसुलिन, ये दोनों तो हमको एग्जैक्टली पता ही है, तो आपका ऐसे भी सॉल्व हो गया ये. तो ए का फोर्थ इसमें है. बी का फर्स्ट ये ए. क्लियर. नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैटरिंग यूनिट और मेथड ऑफ सर्विस. तो कैफेटेरिया में क्या होता है, हॉस्पिटल, रेलवे, कॉन्फ्रेंस हॉल.
कैफेटेरिया में आपकी बफे सर्विस होती है, हॉस्पिटल में आपकी क्या होती है, प्लेटेड सर्विस, प्लेट देते हैं, रेलवे में सेंट्रलाइज्ड, हमने सेंट्रलाइज्ड फर्स्ट पार्ट में अभी कवर किया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड क्या है, ठीक है, एक लार्ज स्केल में बन रहा है, वहां से स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। फिर देन कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या होती है, स्क्रैम्बल, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। ए का आपका थर्ड, ए का थर्ड, क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है सारे। अब ये आपको फैशन के टर्म्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो क्लासिक, क्लासिक हमको सबको पता है, लंबे समय से चली आ रही है क्लासिक स्टाइल, लास्ट थ्रू एजेस। फेड क्या होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, फैशन कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए। हॉट टिकट्यूर, अब ये व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो। इसका मतलब क्या होता है, हाई फैशन होता है, एक्सक्लूसिव कस्टम फिटेड क्लोथिंग, मतलब जो कस्टमाइज कर रहे हो अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो ये हाई फैशन वर्ड होता है। प्रेटर पॉटर हो गया रेडी टू वेयर। ए का थर्ड आपका इसी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है फैब्रिक के टाइप्स हो गए, और यहाँ पे आपको किस पार्ट से, तो कॉटन हमारा क्या, एक सीड फाइबर हो गया, पाइनएप्पल लीफ फाइबर है, फ्लेक्स स्टेम फाइबर है, लिनन इससे मिलता है, और कॉयल फ्रूट हस्क है। तो ए का सेकंड यहीं पर है। कितने इजी क्वेश्चंस है, वेरी सिंपल, ठीक है। कॉटन आपका सीड फाइबर है, पाइनएप्पल आपका लीफ फाइबर है, फ्लेक्स क्या है, स्टेम फाइबर है, कॉयल फ्रूट हस्क है। अब ये कुछ टर्म्स दिए हैं और उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, इंटेंजिबल ना, आप इसको कहाँ छू सकते हो। और फिर रिसोर्सेज, तो इन सब में रिसोर्सेज क्या है, रूटीन, डिसीजंस क्या है, और प्रोपोर्शन गोल्डन ऑब्लॉन्ग, ये वर्ड्स बहुत बार आता है, प्रोपोर्शन गोल्डन ऑब्लॉन्ग से रिलेट करता है। फिर इंटर रिलेटेड और रिकरिंग, तो रिसोर्सेज क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और रूटीन डिसीजन जो हम लेते हैं वो रिकरिंग, मतलब अपने आप ही, जैसे हमें चाय पीनी है, कॉफी पीनी, कितनी चीनी डालनी है, कितना चाय टी लीव्स डालनी है, तो वो हमारा एक सेट रहता है, रूटीन डिसीजन हमारा अपने आप ही वो होते रहती हैं चीजें, मतलब सोचना नहीं है। तो एक का आपका फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ इन दोनों में है, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का सेकंड ए, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सारे। ऐसे कुछ टर्म्स हैं आपके रिलेटेड दिया है। अब ये देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये हमको पता ही है 8 मार्च है ना। थर्ड का फोर्थ इन दोनों में है। अब फोर्थ का सेकंड हो गया। बेनिफिशरीज ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में क्या बेनिफिशियरी ग्रुप क्या है, 6 months to 72 months चिल्ड्रेन, ठीक है। तो 6 महीने से लेकर 6 years तक के स्टूडेंट्स, 6 months to 6 year, 6 months to 6 years ऐसे आप लर्न कर सकते हो, तो इजी पड़ेगा। 6 months to 6 years ये हो गया। देन फर्स्ट का आपको सेकंड और थर्ड में क्ले मोल्डिंग और प्री बेसिक, तो प्री बेसिक एजुकेशन की बात महात्मा गांधी ने करी हुई है, सेकंड का फर्स्ट, तो एक का आपका थर्ड हो गया, इमेजिनरी और क्रिएटिविटी, क्ले मोल्डिंग। सो आंसर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स दिए हैं। चेंज इन नॉलेज में चेंज हो रहा है, तो व्हाट पीपल नो। चेंज इन एटीट्यूड, तो हमारा रिएक्शन चेंज हो रहा है टुवर्ड्स थिंग्स। चेंज इन कॉन्फिडेंस, तो हम सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं। चेंज इन स्किल, डूइंग थिंग हो गई ना। तो आंसर सी आपका, ए का थर्ड ना, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड, क्लियर। यहाँ पे मेथड्स, कुछ कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं और स्टेट्स उनसे रिलेटेड हैं, तो ये तो समझ में आ रहा है। ओडिसी ओडिशा का है, ये क्लियर हो गया। देन आपका ए का फोर्थ इसमें है और इसमें है। देन हमको पता है कि ये कथकली कहाँ की है,
केरला, कथकली केरला, कर्नाटक से कंफ्यूज मत करिएगा, कथकली केरला की है, तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। देन बी का ऑयल अट्टम, ऑयल अट्टम कहाँ का है, ऑयल अट्टम आपका हो गया तमिलनाडु, ऑयल अट्टम तमिलनाडु, ठीक है। देन आपका क्या बचा, कर्नाटका, तो यक्षगान कर्नाटका का हो गया, डी का सेकंड। तो ये दोनों आपको सिर्फ पढ़ने पड़ेंगे। ये ओडिशा का हो गया, सॉरी कथकली हमको पता है केरला का है, ओयलट्टम और यक्षगान, यक्षगान आपका हो गया कर्नाटका का, डी का सेकंड, कर्नाटका का यक्षगान हो गया, और ये आपका ओयलट्टम जो है बी का थर्ड तमिलनाडु का हो गया। क्लियर, सो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये टर्म्स दिए हैं स्टैट्स से रिलेटेड आपके रिसर्च से और कौन से उसकी मीनिंग है, तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था, मीडियन का टर्म ये है, ये आपका क्या होता है, सम ऑफ लगाते हो आप, ये मीन का टर्म है, और ये काई स्क्वायर। तो डी ए का फोर्थ इन दोनों में हो गया, बी का थर्ड इन दोनों में हो गया, सी का फर्स्ट, सो ये आपके 25 क्वेश्चंस अगेन सॉल्व हुए। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस अब तक सॉल्व हुए हैं। तो ये सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं है, मैंने पूरा एक ग्रुप सॉल्व करने का कोशिश किया है कि और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए तो आप साथ में सॉल्व कर पाएँ। जहाँ जहाँ मेजर एक्सप्लेनेशन की नीड है वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें, क्या करें कि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है कि ये सीरीज़ आपको, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी टाइम कम है तो हम क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, 50 टॉपिक्स को कवर किया है। क्लियर, तो ऐसे आपके 50 टॉपिक्स क्लियर हुए हैं। तो ऐसे मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि ये अभी इस टाइम पर ये सुटेबल मेथड है, क्योंकि अपने पास टाइम अभी कम है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ सकते हो। साइड में आप अपने नोट्स जो भी अपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करिए। हाफ टाइम आप रिवीजन पर दिए और हाफ टाइम आप अपनी प्रैक्टिस पर दीजिए। तो ऐसे अपने स्टडी टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए और ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। जो स्टूडेंट्स नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने फर्स्ट पेपर को भी फोकस करें। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन एनवायरमेंटल के क्वेश्चंस हो गए, फिर आपका DI हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, तो उन सबको भी आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके प्रैक्टिस करिए। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना उसका भी फर्स्ट पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, करंट अवेयर हो गया, तो उस पर फोकस भी करिए। और जो स्टूडेंट्स TGT PGT पे फोकस कर रहे हैं वो अपने नोट्स को रीडिंग करें। आप बुक्स को रीडिंग करिए जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, क्योंकि TGT PGT में आपके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस आते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो वो आप बुक से कवर करिए रीडिंग कर करके। उसके कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखिए, उसके नोट्स प्रिपेयर करिए कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। बाकी साथ में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर, तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बट हर इंडिविजुअल की अपनी पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, तो आपको जो बेस्ट लगे आप अपनी फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दिए, अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो मैं इस क्लास को एंड करती हूँ। हमारा डिस्कशन एक कैसा डिस्कशन रहा, आपको कैसा वीडियो लगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, गुड डे।